जब हम कमेंट बॉक्स को खोल कर देखते हैं दोस्तों, तो 4 से 5 कमेंट के अलावा कुछ नहीं दिखता। इस बात से हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमने अपने वक्त को कहानी लिखने में ज़ाया कर दिया है। दिल भी टूट जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है शायद कहानी लिखनी ही नहीं चाहिए। इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। तेजस गार्डन के चेयर पर बैठा सामने की ओर देखते हुए अपने और रूही के बारे में सोचने लगता है। तेजस का दिल बहुत ही बेचैन और दर्द से जूझ रहा है। उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वह करे तो क्या करे। तभी दिव्या आकर उसके साथ चेयर पर साइड में बैठ जाती है। किसी के होने का एहसास होते ही तेजस साइड में देखता है। साइड में किसी अनजान को देखकर तेजस, आप कौन? दिव्या मुस्कुराती हुई कहती है, रूह की भाभी। तेजस एकदम से दर्दों को छोड़कर कहता है, तो आप हैं? अनुज ने मुझे बताया है आपके बारे में, लेकिन मैंने आपको देखा ही नहीं था। दिव्या खामोशी से सामने देखते हुए कहती है, रूह और आपके बीच में कुछ हुआ है क्या? तेजस तुरंत ही कहता है, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। दिव्या फिर एक बार खामोशी से कहती है, हमने आप दोनों की बातें सुन ली है। तेजस एकदम से चुप हो जाता है। अब वह कुछ बहाना भी नहीं बना सकता था। थोड़ी देर के बाद तेजस दिव्या को सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनने के बाद दिव्या गंभीर सोच में चली जाती है। तेजस एकदम से बोलता है, मैं क्या करूं भाभी, कैसे समझाऊं उसे कि वह जैसा सोच रही है ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। दिव्या शांत सा तेजस के दर्दों को सुन और महसूस कर रही थी। तेजस उसकी खुशी के लिए ही मैं उससे दूर चला गया। उसे तो ये तक पता नहीं कि उससे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। दिल में अजीब सी बेचैनी, दर्द होता था, लेकिन फिर भी अपने दर्दों को संभाल कर उसकी खुशी का ध्यान देता रहा। तेजस, मैंने कितनी ही कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन हर बार वह मुझे गलत ही समझती है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? उसको खुश देखने की चाहत जग गई। इस पर दिव्या तेजस को कहती है, आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने प्यार का एहसास दिलाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। आप उनकी खुशी के लिए उनसे दूर तो चले गए, लेकिन उनके पास रहकर दुख को बांटने की कोशिश आपने नहीं की। प्यार तो हो गया, लेकिन आपने तो उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे उनके मुश्किल वक्त में हो या फिर दर्द के वक्त में। दिव्या की बातों को सुनकर तेजस को पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि उसने कौन सी गलती कर दी। दिव्या फिर से कहती हैं, एक बार अच्छे से उनसे बात कीजिए, अपने पुराने रिश्ते को याद दिलाते हुए शायद उनको आपकी बात समझ आ जाए। तेजस एकदम से उठते हुए कहता है, वही तो प्रॉब्लम है ना भाभी, वो तो मुझसे बात करने को ही तैयार नहीं है। दिव्या अपनी जगह से उठकर कहती है, आप बस उनको अपने प्यार का एहसास दिलाने का सोचिए, बाकी सब मुझ पर ही छोड़ दीजिए। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। तेजस काफ़ी देर तक
दिव्या की बातों को ही सोचता रहता है। फिर अचानक ही उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। अब तेजस और उसके माँ पापा सबसे विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रूही भी उनको विदाई देने के लिए बाहर आ गई थी। फिर एक बार सब कोई सोफे पर बैठ जाते हैं। माया तरुणा देवी जी से कहती हैं, माँ, रूह की तो अभी तक पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, तो हम कैसे उसकी शादी इतनी जल्दी कर दें। तरुणा देवी रूही को देखते हुए कहती हैं, तेज ऐसा लड़का नहीं है जो रूह को पढ़ाई करने से रोके। वह रूह को शादी के बाद भी पढ़ने देंगे। यह सुनते ही रूह गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है। एक यही वजह तो थी रूह की जिसने उसने तेजस से सगाई कर ली, ताकि उसे किसी से शादी ना करना पड़े और वह पढ़ाई ठीक से पूरी कर सके। रूही को तेजस पर भरोसा था कि वह शादी के लिए उसे कभी नहीं बोलेगा, लेकिन जब से तेजस ने उसे अपनी दिल की बात जाहिर की, तब से रूही को बस यही डर रहता है कि कहीं तेजस शादी के लिए ज़बरदस्ती ना कर दे। इसकी वजह से रूही तेजस से दूर होती चली गई। तरुणा देवी के फैसले से माया बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, लेकिन वह उनके फैसले के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकती थी। दिव्या जो सबके चेहरे के रिएक्शन को देख रही थी, एकदम से ही बोल पड़ती है, हमें नहीं लगता रूह की शादी इतनी जल्दी करना सही होगा। जैसे ही दिव्या बोलती है, सबकी नज़र उस पे ठहर जाती है। तरुणा देवी, दिव्या आप कहना क्या चाहती हैं? दिव्या तरुणा देवी के पास जाकर कहती है, दादी, हम यही कहना चाहते हैं कि जो जोश शादी से पहले पढ़ाई करने में होती है, वह शादी के बाद नहीं रहती। शादी का मतलब ही होती है जिम्मेदारी। एक जिम्मेदारी पढ़ाई की तरफ खिंचाव को कम कर देती है। पढ़ाई से ज़्यादा उस वक्त रिश्ते अहमियत देने लगते हैं। तरुणा देवी अब थोड़ा सोच में डूब जाती हैं। रूही का तो दिल धक धक कर रहा था, यह जानने के लिए कि दादी क्या फैसला लेगी। कुछ ही देर में तरुणा देवी कहती हैं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही दिव्या। ठीक है, तेज के माता पिता से हम बात करेंगे कि जब तक रूह की पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक दोनों की शादी नहीं होगी। यह सब सुनने के बाद रूही का तो मन करता है कि वह उछल उछल कर अपने खुशियों को जाहिर ही कर दे। वह इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि अपने खुशियों को जाहिर करने के लिए वह तड़प से उठी। रूही के चेहरे को देख कर माया जी भी सुकून सा मिलता है। भले ही रूही खुशी जाहिर नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी खुशी को माया जी अच्छी तरह से देख पा रही थी। फैसला होते ही सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। तभी दिव्या के कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद होता है, तो दिव्या पीछे मुड़कर देखती है। रूह दौड़ते हुए दिव्या से लिपट जाती है और अपनी खुशियों को जाहिर करते हुए कहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाभी। रूही की खुशी को देखकर दिव्या मुस्कुरा देती है। रूही दिव्या से अलग होकर बहुत खुशी से कहती हैं, आपको नहीं पता भाभी कि आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। दिव्या बस एकटक रूही की खुशी को ही देखे जा रही थी। रूही बस दिव्या को शुक्रिया अदा करने में
लगी हुई थी। वह पूरे कमरे में उछलते हुए एकदम से अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। तभी दिव्या के एक सवाल से वह बिल्कुल चुप हो जाती है। दिव्या, क्या आपको तेजस पसंद नहीं है? रूही एकदम से पूछे मुड़ती है और दिव्या को देखने लगती है। दिव्या रूही के थोड़ा पास आकर कहती है, हमने पहली नज़र में ही उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही प्यार देखा है। हमें लगता है आपको भी एक बार उनके प्यार को महसूस करना चाहिए। उनसे दूर रहने के बजाय उनकी नज़दीकी को समझना चाहिए। दिव्या, उनको अपने पुराने रिश्ते के नज़रों से एक बार देखना चाहिए। ऐसा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। दिव्या रूही के गाल पर हाथ रख कर कहती हैं, आप समझ रहे हैं ना रूह कि हम क्या कहना चाहते हैं? रूही दिव्या को देखती है, फिर अपना सर हाँ में हिला देती है और कमरे से कुछ पल में ही चली जाती है। रूही के जाते ही दिव्या बेड पर बैठ जाती है और अपने फ़ोन को ऑन करके देखने लगती है। फ़ोन ऑन करते ही दिव्या व्हाट्सएप को ओपन करती है। जैसे ही दिव्या व्हाट्सएप को ओपन करती है तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दिव्या अपने सर पर हाथ मारकर कहती है, ओह शिट, ये हमसे क्या ही हो गया? अगर उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? दिव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। दिव्या अपने व्हाट्सएप चैट को खोल ले एक मैसेज से परेशान सी हो जाती है। दिव्या का दिया हुआ मैसेज, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच माई लव। यह मैसेज दिव्या ने मीरा के लिए लिखा था। जब दिव्या तेजस और रूही की बात सुन रही थी तभी मीरा ने यह मैसेज करके परेशान कर दिया था कि वह उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करती, जिससे दिव्या ने फ्रस्ट्रेट होकर यह मैसेज उसे किया था। उसने यह तक नहीं देखा कि वह किसे भेज रही है। दिव्या ने गलती से आदित्य को यह मैसेज सेंड कर दिया था और फ़ोन को ऑफ कर दिया। अब तो काफ़ी देर भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से डिलीट करने का ऑप्शन भी काम नहीं आने वाला था। हालांकि आदित्य ने मैसेज देखा नहीं था। दिव्या अब काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगती है, नाखून को अपने हाथों से चबाने लगती है। दिव्या सी नर्वस तो तब भी नहीं हुई थी जब उसके रिजल्ट्स आते थे। हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड में ध्रुव बेड पर अपनी आंखों को बंद करके लेटा हुआ था कि तभी वार्ड का दरवाज़ा खोलकर कालू अंदर आकर ध्रुव से थोड़ी दूर खड़ा होकर बोलता है, बॉस मैम। वह इतना ही बोलता है कि ध्रुव आंखें बंद किए ही कहता है, उसे मेरे जिंदा होने की खबर नहीं लगनी चाहिए। उस तक वही खबर पहुंचाओ जो उसे लगता है मेरी मौत की खबर। कालू यह सुनकर कुछ देर ध्रुव को देखता है, फिर हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ध्रुव अपनी आंखें खोलता है और ऊपर सीलिंग को देखते हुए बीती रात में पहुंच जाता है। ध्रुव जब ज्येष्ठा की ओठों को चूम रहा था तब उसे बहुत अजीब सा लगने लगता है, लेकिन फिर भी वह उसके ओठों को चूमते ही रहता है। कुछ पल में ध्रुव को समझ आता है कि उसे ज्येष्ठा के ओठों को चूमकर अजीब क्यों ही लग रहा है। जब वह उसे छोड़कर जाने लगता है तो ज्येष्ठा के बोलने पर वह रुक जाता है, लेकिन उसे अच्छे से पता है
था कि ज्येष्ठा रुकने के लिए क्यों कह रही है। दोनों साथ में लेटे थे। ज्येष्ठा ध्रुव के सीने में अपना सर छुपा लेती है। ध्रुव को बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, जैसे वह सांस न ले पा रहा हो। कुछ ही देर में ज्येष्ठा ध्रुव से अलग होती है और एक जीतने वाले मुस्कान के साथ ध्रुव के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ध्रुव सूर्यवंशी, तुझे क्या लगा था कि तू मुझे अपनी दी के खिलाफ भड़काएगा और मैं चुपचाप तुम्हारी बकवास सुन लूँगी। जिस पल का मुझे इंतज़ार था अब वह ख़त्म हो गया है। मेरे होंठों के रस को जो तू इतने शिद्दत से पी रहा था वह कोई मामूली रस नहीं, एक जहरीला रस था जो कुछ ही वक्त में तुझे नरक के दरवाजे पर पहुंचा देगी। ज्येष्ठा की हर एक बात ध्रुव के कानों तक ही पहुंच रही थी। ध्रुव की बॉडी धीरे धीरे नीली पड़ने लगी थी। ध्रुव को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह ज्येष्ठा के सामने जाहिर नहीं कर रहा था। ज्येष्ठा जब ध्रुव के शरीर को नीला पड़ता देखती है तो उसके होंठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ज्येष्ठा ध्रुव के गालों पर किस करते हुए कहती है, हैप्पी जर्नी बेबी। उम्मीद करती हूँ नरक में तुम्हें जगह मिल जाए। इतना बोलते ही ज्येष्ठा उठकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ध्रुव आंखें खोलता है। वह अपने हाथों को देखता है तो एकदम नीले पड़ने लगी थी। ध्रुव बहुत मुश्किल से उठकर बैठ जाता है और अपना फ़ोन लेकर कालू को कॉल करता है। बीती बातों को करके अचानक ही ध्रुव के होंठों पर स्माइल आ जाती है। ध्रुव, इतनी मीठी जहर मिले तो मैं बार बार इसे पीने के लिए तैयार हूँ बेबी। कसम से बेबी, तुम्हारी हर एक अदा मुझे फिदा कर देती है। इधर शाम के वक्त तेजस रूही के एक फ़ोन कॉल से अपनी सारी मीटिंग को छोड़कर रूही से मिलने के लिए जाता है। तेजस जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर रूही ने उसे बुलाया था। तेजस कार से निकलकर गार्डन की तरफ बढ़ जाता है। गार्डन में वह बिल्कुल शांत सा जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कोई नहीं था, बस रूही पीठ करके खड़ी हुई थी। तेजस अपने कदमों को बढ़ाते हुए रूही के थोड़ा पास आकर आवाज़ देता है, रूही बिना पीछे मुड़े हुए कहती है, आ गए तुम? तेजस, हाँ, तुम मुझसे कुछ बोलना चाहती हो? रूही अब पलटकर तेजस की तरफ मुड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। तेजस असमंजस में, थैंक यू, लेकिन क्यों? रूही, तुमने अपने धोखे से मुझे आज़ाद जो कर दिया। तेजस, कैसा धोखा? रूही ताली बजाते हुए, वाह, कितनी अच्छी नाटक कर लेते हो ना तुम। मेरे परिवार के हर एक सदस्य को अपने तरफ कर लिया और मेरे खिलाफ कर दिया। भाभी को भी तुमने नहीं छोड़ा। वो तो इतनी मासूम सी हैं कि तुम्हारी हर एक बातों को मान लिया, लेकिन वो ये नहीं जानती कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। तेजस अब खुद को रोक नहीं पाता और रूही के पास जाकर उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहता है, रूह, तुम हर वक्त मुझे गलत क्यों समझती हो? क्यों तुम मेरे दिल को बार बार अपनी बातों से छलनी करती हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे साथ? हर बार तो तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं चलता रहा। तुम चाहती थी कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं,
तो मैं दूर हो गया। तुम चाहती थी हमारी शादी ना हो, मैंने नहीं होने दी। रूही तेजस को धक्का देकर कहती है, आ गए ना अपने असली अवतार में। तुम क्या समझते हो खुद को? मुझे समझ नहीं आता। एहसान कर दिया है ना तुमने ये सब करके। एहसान में दबी हुई हूँ ना मैं। तेजस अपना सर पीट लेता है और फिर कहता है, अब ये एहसान बीच में कहाँ से आ गया? सच में रूह, अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ तुम्हें समझा समझा कर। अब और मुझसे नहीं होगा। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे कभी नहीं मिलूं, तो मैं नहीं मिलूँगा तुमसे। तुम चाहती हो ना कि हमारी शादी ना हो, तो नहीं होगी हमारी शादी। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मॉम डैड को मैंने मना लिया है, लेकिन तुम तो। तेजस, खैर छोड़ो, अब तुमसे बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं। मैं कुछ महीनों बाद अमेरिका जा रहा हूँ और वहाँ से मैं तब तक नहीं लौटूँगा जब तक कि तुम मुझे कॉल करके नहीं बुला लेती। और शायद ही मुझे इस बात की उम्मीद रहेगी कि तुम मुझे कभी कॉल भी करोगी। तेजस अब जाने लगता है, तभी वह बिना पीछे मुड़े हुए ही कहता है, और एक बात हमेशा याद रखना रूह, मैंने तुमसे ही प्यार किया है। तुम्हारे करीब आने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया है, और मैं तुमसे ही प्यार करता रहूँगा मरते दम तक। गुड बाय रूह। इतना बोलते ही तेजस तेज कदमों से वहाँ चला जाता है। कुछ दूर पर कार खड़ी थी, उसमें जाकर वह बैठ जाता है और कहता है, भाभी मुझसे नहीं होगा। मैं उसे समझा नहीं सकता। हर वक्त वह अपनी बातों से दर्द देती है मुझे। अब मैं और उसके पास कभी नहीं आऊँगा। दिव्या, जो तेजस के साथ ही आई थी, वह बोलती है, आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? तेजस एकदम से ही बोलता है, छोड़िए ना भाभी, अब हमें इसी हाल में छोड़ दीजिए। मैं उसे अपने साथ ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। जब वह खुद अपनी मर्जी से मुझसे रिश्ते में बंधने के लिए कहेगी, तभी हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। दिव्या कुछ नहीं बोलती। शायद उसे तेजस की एकदम सही लगी बात। रूही तेजस के गए हुए दिशा में ही देखती रहती है, फिर वह भी वहाँ से चली जाती है। इधर दिव्या अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। चेहरा भी पसीना से भीगा हुआ था। दिव्या कभी अपने फ़ोन पर उस मैसेज को देखती, तो कभी घड़ी पर। बीतते वक्त के साथ उसकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही दिव्या अपने कदम रोक लेती है। सामने देखती है तो आदित्य कमरे में आया होता है। आदित्य की नज़र सबसे पहले दिव्या पर पड़ती है, तो दिव्या की तो आदित्य को देखते ही घबराहट बढ़ने लगती है। आदित्य धीरे धीरे अपने कदम दिव्या की तरफ बढ़ाता है। आदित्य को अपनी तरफ बढ़ता देख दिव्या अपने कदमों को पीछे की ओर लेने लगती है। दिव्या की हरकत से आदित्य को कुछ समझ नहीं आता। नज़दीकी का जैसे ही एहसास होने लगता है, दिव्या की धड़कन तेज होने लगती है। दिव्या कदम पीछे करते करते दीवार में ही सट जाती है। आदित्य अब तक अपने कदम बढ़ाते हुए दिव्या के पास आने लगता है। दिव्या घबराते हुए बस आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य अब दिव्या के बिल्कुल पास आ जाता है और अपने हाथ
बढ़ाकर माथे पर रखकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? दिव्या घबराहट में हकलाते हुए कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य उसे अजीब नज़रों से देखता है, फिर कहता है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? दिव्या अपने हाथों को गालों पर छूते हुए कहती है, पसीना? वो मुझे गर्मी लग रही है। हाँ, मुझे गर्मी लग रही है। आदित्य, गर्मी? लेकिन वह इतना ही बोलता है कि दिव्या जल्दी से कहती है, आते साथ ये सब आप क्या सवाल जवाब में लग गए? आप जाइए, फ्रेश हो जाइए। दिव्या दीवार से हटकर सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने फ़ोन को ऑन करके देखने लगी। आदित्य हैरानी सा दिव्या को देखता, फिर वहाँ से चलकर बेड के पास जाकर पॉकेट से फ़ोन निकालकर टेबल पर रख देता है। दिव्या चोर नज़रों से आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य वॉशरूम चला जाता है। उसके जाते ही दिव्या अपनी जगह से उठकर बेड की तरफ बढ़ जाती है। टेबल से फ़ोन लेकर दिव्या सोफे की तरफ जाकर खड़ी होकर फ़ोन को ऑन करने लगती है, लेकिन फ़ोन पर तो पासवर्ड लगा हुआ था। दिव्या एक दो पासवर्ड को देकर खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नहीं खुलता। तभी आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है। आहट सुनते ही दिव्या वॉशरूम की तरफ मुड़कर देखती है और फ़ोन को पीछे छुपा लेती है। आदित्य की नज़र फिर एक बार दिव्या के पास चली जाती है। आज दिव्या का बिहेवियर उसे बहुत ही अजीब लगता है। आदित्य दिव्या पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए बेड की तरफ बढ़ जाता है। टेबल पर अपने फ़ोन को न देखकर आदित्य अपनी नज़रें इधर से उधर करने लगता है। दिव्या खड़ी बस खुद के घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक आदित्य बेड, टेबल और ड्रॉअर में देखता है, फिर वह कुछ सोचते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगता है कि उसका फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन रिंग होते ही दिव्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वहीं आदित्य पीछे मुड़कर देखता है। आवाज़ का पीछा करते हुए आदित्य दिव्या की तरफ बढ़ने लगता है। अब तक तो उसे समझ आ चुका था कि दिव्या के पास ही फ़ोन है। अब भी दिव्या फ़ोन को पीछे छुपाकर रखी हुई थी। अपने करीब आदित्य को महसूस कर दिव्या अपनी आंखें खोलती है। आदित्य दिव्या के चेहरे की तरफ झुकने लगता है। आदित्य को ऐसा करता देख दिव्या की तो सांसें ही अटक जाती हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। आदित्य झुकते हुए दिव्या के चेहरे के एकदम ही पास चला जाता है।